हम बात करने वाले हैं हमारा 11th क्लास का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्या होता है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम किसे बोलते हैं और ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो आज इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग से देखते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसे कि हमें इसका नाम ही दिखा रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें क्लासिफाई करना है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत हमें क्या किस लिए पड़ी, फूड के लिए, शेल्टर के लिए और क्लोथिंग के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे क्लासिफाई करने की ज़रूरत पड़ी। तो उसे क्लासिफाई करने के लिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए उनका नाम क्या था, एरिस्टोटल। उनका नाम क्या था, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल अंकल जी आके हमें बोले कि मैं करूँगा बेसिस, मतलब कि साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, सिंपल सी बात करूँगा कि मैं सिंपल सी मॉर्फोलॉजी देखूंगा, जो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है मैं उन्हें देखूंगा और मैं प्लांट को डिवाइड कर दूंगा 3 क्लासेस में। किसमें, 3 क्लासेस में, जिसे मैं बोल दूंगा ट्री, शब्स एंड हर्ब्स। ट्रीज, शब्स एंड हर्ब्स। ट्रीज हम किसे बोलते हैं, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, ट्री बोल देते हैं। और बहुत छोटी हाइट के जो प्लांट होते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, हर्ब बोल देते हैं। और जो बीच की हाइट के, मीडियम हाइट के जो प्लांट होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, शर्ब बोल देते हैं। इसके बाद एरिस्टोटल भैया बोले कि प्लांट को तो मैंने डिवाइड कर दिया, पर अब मैं एनिमल को भी डिवाइड करना चाहता हूँ। तो वो बोले कि मैं एनिमल को 2 ग्रुप में डिवाइड करूँगा। एनिमल को डिवाइड करूँगा मैं किस बेसिस पर, कि उनके अंदर ब्लड पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा। तो एरिस्टोटल भैया ने जो एनिमल थे उन्हें 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया। एक को उसने रेड ब्लड बोला, तो दूसरे को उसने बोला कि जिसके पास रेड ब्लड नहीं मिलेगा उसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। एक को मैं एनीमिया बोल दूंगा और दूसरे को मैं इनीमिया वर्ड से क्लासीफाई कर दूंगा। तो ऐसे करके सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट आए, कौन आए थे, एरिस्टोटल आए थे। और एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर प्लांट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ट्री, हर्ब्स एंड शब्स में। फिर वो बोले कि मैं तो एनिमल को भी क्लासिफाई करना चाहता हूँ। एनिमल को उन्होंने क्लासिफाई किया 2 क्लासेस में। एक को उसने बोला कि जिसके पास रेड ब्लड मिलेगा तो उसे बोल दूंगा मैं एनीमिया, और जिसके पास रेड ब्लड नहीं मिलेगा उसे मैं क्या बोल दूंगा, इनीमिया। ऐसे करके एरिस्टोटल भैया ने क्लासिफिकेशन कर दिया और वो चले गए। इसके बाद हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए, लीनियस भैया। लीनियस भैया बोले मैं करूँगा क्लासिफिकेशन और मैं 2 किंगडम में क्लासिफाई कर दूंगा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें मैं 2 किंगडम में क्लासिफाई कर दूंगा। 2 किंगडम उन्होंने कौन से बनाए, एक को बोला प्लांटे तो दूसरे को बोला एनिमिलिया। दूसरे को क्या बोला, एनिमिलिया। जो एनिमिलिया किंगडम था उसमें उसने उन ऑर्गेनिज्म को रखा जिनके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जा रही, और जिनके ऊपर सेल वॉल पाई जा रही थी उन सबको उसने किस में रख दिया, प्लांटे किंगडम में रख दिया गया। बट कुछ लिमिटेशन आई जो हमारे लीनियस भैया थे वो फुलफिल नहीं कर पाए। लिमिटेशन कुछ ऐसे रही कि जो हमारे लीनियस भैया थे उन्होंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को अलग नहीं किया। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म को दोनों को एक साथ एक में ही रख दिया। ना ही उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। जो लीनियस भैया थे उन्होंने क्या किया, यूकैरियोट प्रोकैरियोट को अलग नहीं किया और ना ही उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अलग किया। साथ में क्या किया, उन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को भी अलग नहीं किया। ये 3 लिमिटेशन रही किसके ऊपर, हमारे लीनियस भैया के ऊपर। फिर लीनियस भैया बोले
कि जो मैंने जो क्लासिफिकेशन दिया था, मैंने तो सिर्फ सेल वॉल देखी थी और मैंने क्लासिफाई कर दिया था। अब और मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इनका जो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया। तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्हें हमने क्या बोला, R.H. विटेकर बोला। R.H. विटेकर अंकल जी बोले मैं तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दूंगा, और मेरा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रहेगा वो 5 बेसिस पर रहेगा। पहला मैं देखूंगा सेल का स्ट्रक्चर, तो दूसरा मैं देखूंगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, भाई बॉडी कैसी है, सेलुलर लेवल की है, ऑर्गन लेवल की है, टिश्यू लेवल की है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर पाई जा रही है। फिर मैं देखूंगा कि इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये अपना खाना कैसे बना रहे हैं, ऑटोट्रोपिक है या हिट्रोट्रोपिक है। भाई ऑटोट्रोपिक में भी 2 तरह के होते हैं, एक तो कीमोटोट्रोपिक होते हैं, एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक होते हैं। तो कौन से ऑटोट्रोपिक है, और हिट्रोट्रोपिक भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि स्पोरोफाइट या फिर पैरासाइटिक नेचर की। तो ये कैसे नेचर के हैं, मैं वो सब देखूंगा। और मैं ये भी देखूंगा कि उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, ये सब देखूंगा मैं ये भी देखूंगा कि उनके पूर्वज कौन रहे, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसी रही उनके बारे में। ये सब देखकर मैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दूंगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में R.H. विटेकर बोले मेरा पहला किंगडम रहेगा मोनेरा, तो मेरा सेकंड किंगडम हो जाएगा प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम फंजाई रहेगा, और फोर्थ और फिफ्थ किंगडम के बारे में तो हमारे लीनियस भैया बता के गए हैं, मैं उसे नहीं छेड़ूंगा, मैं उसे ऐसे ही रखूंगा। बट उसके कुछ ऑर्गेनिज्म को उठा के जो मैंने किंगडम बताए हैं उनके अंदर रख दूंगा, जिसके कारण जो ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है वो अच्छी तरह से हो जाएगा। तो इस बेसिस पर जो R.H. विटेकर भैया थे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। साथ में उन्होंने बोला कि 5 किंगडम जब क्लासिफिकेशन वो कर चुके थे, तो उसके बाद उनके सामने आया कि जो हमारा मोनेरा है उसके अंदर भी 2 क्लासेस होते हैं, जिसे हम एक को बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, तो दूसरे को बोलते हैं हम यू बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया था और यू बैक्टीरिया था, उन दोनों में जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो काफ़ी डिफरेंट थे। तो इस बात को देखते हुए मोनेरा को भी 2 किंगडम में आगे क्लासिफाई कर दिया गया, जिसके बाद हमारे पास क्या हुआ, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया और 3 डोमेन सिस्टम आ गया। 3 डोमेन सिस्टम कैसे आया कि जो हमारा मोनेरा था उसके 2 डोमेन बना दिया गए। एक डोमेन में उन्होंने यूकैरियोट्स को रखा, तो दूसरे में उन्होंने प्रोकैरियोट्स को रख दिया। जिसके बाद 2 किंगडम तो ये हो गए, और 4 किंगडम हमारे पास पहले से थे, जिसे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया हमने बोला था। तो ऐसे करके हमारे पास क्या आ गए, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गए। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आने के बाद इन्होंने बताया कि जो हमारा 5 के पहले जो किंगडम क्लासिफिकेशन था, 2 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था, उसमें जो लिमिटेशन आई थी उसके बारे में इन्होंने बात की। तो इन्होंने बोला जो प्रोकैरियोट थे और जो यूकैरियोट थे उन्हें एक साथ रखा गया था। तो इन्होंने बताया कि जितने भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। फिर उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का भी एग्जाम्पल देते हुए बोला जो क्लाइडोमोनास है, जो क्लामाइडोमोनास है, या फिर जो स्पाइरोगायरा है, इन दोनों को एक साथ रख दिया गया। दोनों क्या है, एल्गी है। पर अगर हम क्लाइडोमोनास की बात करें तो क्लाइडोमोनास क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और जो स्पाइरोगायरा क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इस बेसिस पर इन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं किया था, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए था। फिर उन्होंने बताया कि हिट्रोट्रोपिक और जो ऑटोट्रोपिक थे उन्हें भी क्लासिफाई नहीं किया गया था। तो उनके बारे में इन्होंने बात करते हुए क्या बोला
कि इन्होंने बोला था कि हमने सेल वॉल के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया, पर सेल वॉल के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है। अगर हम फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी हुई है। अगर हम किसी अदर प्लांट की बात करते हैं तो उनकी सेल वॉल किससे बनी हुई है, सेलुलोज से बनी हुई है। तो इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था, जिसके कारण अलग से एक किंगडम बनाया गया जिसे क्या बोला गया, फंजाई। अब जो फंजाई हैं उसका किंगडम अलग हो गया। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें एक ग्रुप में रख दिया गया, किसमें, मोनेरा में। और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है उन्हें किसमें रख दिया गया, प्रोटिस्टा में रख दिया गया। जो प्रोटिस्टा है उसमें क्या हुआ कि क्लाइडोमोनास और कोलेरा। क्लाइडोमोनास क्या है, एक तरह की एल्गी थी, और जो कोलेरा है ये क्या है, एक प्लांट है। इनके ऊपर सेल वॉल पाई जा रही है, जिसके कारण इसे किस में रखा गया है, प्रोटिस्टा में रख दिया गया है। पैरामीशियम और अमीबा, पैरामीशियम और अमीबा दोनों के अंदर क्या है, सेल वॉल नहीं पाई जा रही। इसके कारण इन्हें क्या किया गया है, एक ही किंगडम में प्लेस कर दिया गया है दोनों ऑर्गेनिज्म को। अगर हम बात करें जो क्लासिफिकेशन है उसका क्राइटेरिया एक बनाया गया था पहले, बट टाइम के साथ उस क्राइटेरिया को इम्प्रूव करना भी ज़रूरी है, क्योंकि टाइम के साथ क्या होता है, इवोल्यूशन आता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बनाए रखना भी ज़रूरी है, और हमें टाइम के साथ क्या करना पड़ेगा, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी कैरेक्टर को देखते हुए आगे भी क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा किंगडम स्टार्ट होता है, किंगडम मोनेरा। जो किंगडम मोनेरा है उसकी अगर हम बात करते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। जो बैक्टीरिया होते हैं वो किंगडम मोनेरा के क्या होते हैं, सोल मेंबर पाए जाते हैं। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में पाए जाते हैं, मोनेरा में पाए जाते हैं। और वो मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, बैक्टीरिया। कौन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया बोलता है मैं सब जगह पाया जाऊंगा। अगर तुम एक मुट्ठी सोयल उठाओगे, एक हैंडफुल सोयल उठाओगे, तो उसके अंदर भी मैं 100 नंबर में मिल जाऊंगा। क्या बोलता है, एक मुट्ठी भर सोयल के अंदर भी मैं 100 नंबर में मिल जाऊंगा। अगर आप मुझे ढूंढने चलोगे तो आप मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, मैं ऐसी जगह पर पाऊंगा। अगर मुझे कभी हॉट स्प्रिंग्स मिला तो मैं वहाँ भी सर्वाइव कर लूँगा। अगर डेजर्ट होंगे तो वहाँ भी मेरे अंदर एबिलिटी है सर्वाइव करने की। मुझे बर्फ़ में डाल दो, स्नो में डाल दो, मैं वहाँ भी सर्वाइव कर जाऊँगा। और डीप ओशन के अंदर भी बैक्टीरिया देखने को हमें मिलते हैं। तो ये बोलता है कि मैं हर जगह पर एक्सट्रीम हैबिटेट पर पाया जाऊंगा। उसके बाद बोलता है कि जो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनमें से बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, मतलब कि जो डिजीज़ कोज करते हैं। इसके बाद जो बैक्टीरिया है उसे 4 टाइप के कैटेगरी में डिवाइड किया गया। 4 कैटेगरी में बैक्टीरिया को किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है, शेप के बेसिस पर। अगर जो बैक्टीरिया है उसकी शेप हमें स्पाइरल शेप, स्फेरिकल शेप अगर देखने को मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोकस शेप होती है। कैसे बोलते हैं, कोकस शेप होती है। अगर सिंगल कोकस हमें दिखाई, अगर सिंगल स्पाइरल शेप का हमें बैक्टीरिया दिखाई देता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोकस बोलेंगे। और बहुत सारे बैक्टीरिया अगर एक साथ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोकाई बोलते। क्या बोलते हैं, कोकाई बोलते हैं। अगर हमें रोड शेप के बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, अगर हमें रोड शेप के बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैसिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैसिलस बोलते हैं। अगर वो हमें ग्रुप में देखने को मिलते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, बैसिलाई बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बैसिलाई बोल देते हैं। अगर हमें जो
बैक्टीरिया है वो कोमा शेप का दिखाई देगा तो उसे हम विब्रम बोलते हैं। तो अगर हमें बैक्टीरिया कोमा शेप का दिखाई देगा तो उसे हम विब्रम बोलते हैं। अगर बैक्टीरिया हमें कोमा शेप के और ग्रुप में दिखाई देंगे तो उसे हम क्या बोल देंगे, विब्रो बोल देंगे। क्या बोल देंगे, विब्रो बोल देंगे। अगर बैक्टीरिया हमें स्पाइरल शेप का दिखाई देता है, अगर बैक्टीरिया हमें स्पाइरल शेप का दिखाई देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पाइरिलम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्पाइरिलम बोल देते हैं। अगर वही बैक्टीरिया हमें ग्रुप में दिखाई देंगे तो उसे हम क्या बोल देंगे, स्पाइरिला बोल देंगे। क्या बोल देंगे, उसे हम स्पाइरिला बोल देंगे। अगर हम बात करें मोनस की तो जो मोनस होते हैं जो उसमें क्या आते हैं, सभी बैक्टीरिया आते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, बट उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनका स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर होता है बट उनका बिहेवियर क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलता है। अगर हम बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं या फिर जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें कंपेयर करते हैं तो बैक्टीरिया अगर हमें ग्रुप में दिखाई देते हैं तो उनकी जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिखाई देती है या फिर एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी हमें दिखाई देती है। बैक्टीरिया आया और बोला कि मैं खाना बनाता हूँ, कभी मैं खाना खुद से बनाता हूँ तो कभी मैं दूसरे से लेता हूँ। जब मैं खुद से खाना बनाता हूँ तो मुझे ऑटोट्रोपिक बुलाया जाता है। क्या बोला, जब मैं खुद से खाना बनाता हूँ तो मुझे ऑटोट्रोपिक बोला जाता है। अगर मैं खाना दूसरों से लेता हूँ तो मुझे हेटेरोट्रोपिक बोला जाता है। अगर मैं खाना दूसरों से लेता हूँ तो मुझे हेटेरोट्रोपिक बुलाया जाता है। जो बैक्टीरिया होते हैं अगर वो ऑटोट्रोपिक अपना खाना मतलब खुद से बना रहे हैं तो वो क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करेंगे। वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके खाना बनाते हैं। अगर वो खाना खुद से बना रहे हैं तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे या फिर वो क्या करेंगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप बुलाए जाएंगे। अगर वो केमिकल से खाना बनाएंगे तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप बुला लेंगे। अगर वो लाइट से खाना बनाएंगे तो उसे हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप बुला लेंगे। जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, मेजॉरिटी जो बैक्टीरिया की पाई जाती है वो कैसी होती है, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मेजरली हमें कैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं वो डिपेंड होते हैं किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर वो क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना बना लेते। क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर का यूज करते किसके लिए, फूड बनाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं। आर्की बैक्टीरिया बोलता है कि भाई मैं तो मिलूँगा ऐसी जगह पर जहाँ कोई मेरे पास आ ही ना पाए। तो बैक्टीरिया क्या बोलता है कि ये बैक्टीरिया जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो स्पेशल होते हैं और मोस्टली ये कहाँ पाए जाते हैं, हर्श हैबिटेट पर पाए जाएंगे। हर्श हैबिटेट पर पाए जाएंगे। हर्श हैबिटेट कौन कौन से होते हैं, एक्सट्रीमली सोल्टी एरिया, मतलब कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमक पाया जाता है वहाँ पर पाए जाते हैं। और वहाँ पर ये क्या बोलते हैं, हमें बोलो हेलोफिलस, क्या बोलो, हमें हेलोफिलस करके बुलाओ। अगर हम हॉट स्प्रिंग्स पर पाए जा रहे हैं तो आप हमें थर्मो एसिडोफिल्स बुलाओ। अगर हम आर्की बैक्टीरिया क्या बोलता है कि अगर मैं हॉट स्प्रिंग्स पर पाया जा रहा हूँ तो आप मुझे थर्मो एसिडोफिलस नाम से बुलाओ। अगर मैं मैशी एरिया में हूँ, कीचड़ में हूँ,
तो आप मुझे मिथेनोजन नाम से बुला सकते हो। किस नाम से बुला सकते हो? मिथेनोजन नाम से बुला सकते हो। जो बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी आर्की बैक्टीरिया होते हैं, उनके ऊपर सेल वॉल अलग अलग पाई जा रही है। सेल वॉल अलग अलग रिस्पॉन्सिबल होती है उसके सर्वाइव के लिए। जैसी वो कंडीशन में पाया जाएगा, जैसी एक्सट्रीम कंडीशन में वो पाया जाएगा, बैक्टीरिया पाया जाएगा, उसके ऊपर सेल वॉल भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। जो सेल वॉल होती है वो डिपेंड करती है कि जो बैक्टीरिया है वो उसका जो हैबिटेट है वो कैसा है। फिर बोलता है कि जो मिथेनोजन है वो प्रेजेंट होते हैं इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल कौन से एनिमल होते हैं? काऊ और बफेलो का जो स्टमक होता है, जो पेट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रूमन बोलते हैं। और रूमन के अंदर क्या मिलते हैं? मिथेनोजन मिलते हैं। और यही मिथेनोजन क्या करते हैं? मीथेन गैस प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसी मीथेन गैस को तो हम बायोगैस बोलते हैं। उसी मीथेन गैस को हम क्या बोलते हैं? बायोगैस बोलते हैं। इसे कहाँ से बनाएंगे हम? जो काऊ और बफेलो का डग आता है, जो काऊ और बफेलो का डग होता है, उसमें मिथेनोजन पाए जाते हैं। और मिथेनोजन जो बैक्टीरिया है वही क्या करते हैं? मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मिथेनोजन बैक्टीरिया क्या करते हैं? मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और जिसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं? अपने घर पे खाना बनाने के लिए क्या करते हैं? हम मीथेन गैस का यूज कर सकते हैं, बायोगैस प्लांट बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया को बोलता है कि मैं तो एक सच्चा बैक्टीरिया हूँ, मैं तो ट्रू बैक्टीरिया हूँ। ट्रू बैक्टीरिया बोलता है कि यू बैक्टीरिया बोलता है कि मैं तो सच्चा बैक्टीरिया हूँ। मेरे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है वो सुनो। जो मेरी सेल वॉल है वो बहुत ही रिजिड है। रिजिड सेल वॉल का मतलब है मेरी सेल वॉल बहुत हार्ड है। और अगर मैं मोटाइल हूँ, अगर मैं घुमक्कड़ हूँ, तो मेरे ऊपर फ्लैजेला पाए जाएंगे। मेरे ऊपर क्या मिलेगा? फ्लैजेलम मिलेगा। एक फ्लैजेलम मिलेगा, मतलब कि एक फ्लैजेला मिलेगा। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो सिमिलर होता है किसके? ग्रीन प्लांट से। जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी का जो ब्लू ग्रीन जो कलर है वो क्लोरोफिल ए के कारण है। और क्लोरोफिल ए इसके सिमिलर है, ग्रीन प्लांट के सिमिलर होता है। फिर साइनोबैक्टीरिया बोलता है कि जो यू बैक्टीरिया हैं, मतलब कि जो मैं हूँ, मैं क्या करता हूँ? फोटोसिंथेसिस करता हूँ, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ हूँ। जितने भी यू बैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया हैं यूनिसेलुलर होंगे, कॉलोनी की फॉर्म में मिलेंगे या फिलामेंटस फॉर्म में मिलेंगे। ये कॉलोनी की फॉर्म में मिलेंगे, फिलामेंटस फॉर्म में मिलेंगे, यूनिसेलुलर है। फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, मैराइन वाटर में भी मिलेंगे। और इन्हें हम टेरेस्ट्रियल एल्गी भी बोलते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया की जो कॉलोनी पाई जाती है उसके ऊपर एक शीट पाई जाती है जिसे हम क्या बोल देते हैं? जिलेटेनियस शीट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जिलेटेनियस शीट बोल देते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटेनियस शीट। जो यू बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया होता है उसकी जो कॉलोनी होती है उसके ऊपर एक शीट पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है जिसे हम क्या बोल देते हैं? जिलेटेनियस शीट बोल देते हैं। फिर साइनोबैक्टीरिया बोलता है कि मैं ग्रुप में घूमता हुआ दिखाई दूंगा पॉल्यूटेड वाटर के ऊपर, कि मैं पॉल्यूटेड वाटर के ऊपर ग्रुप में घूमता हुआ दिखाई दूंगा। अगर मैं कहीं पर भी ग्रुप में घूमता हुआ दिखाई दूं तो वहाँ समझ लेना वो वाटर कैसा है? पॉल्यूटेड वाटर है। कैसा वाटर है? पॉल्यूटेड वाटर है। कुछ ऐसे
कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करने के लिए उनके पास कुछ स्पेशल सेल रहती है जिसे हम क्या बोल देते हैं, हेटेरोसाइट। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए ऑर्गेनिज्म के पास कुछ स्पेशल सेल रहती है जिसे हम हेटेरोसाइट बोल देते हैं। और किन ऑर्गेनिज्म के पास मिलेगी, वो नोस्टॉक के पास मिलेगी या फिर एनाबिना के पास मिलेगी। किसके पास मिलेगी, नोस्टॉक के पास मिलेगी या फिर एनाबिना के पास मिलेगी। फिर बोलता है आर्ग्यूबैक्टीरिया कि मेरे कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिसके अंदर जो कैसे ऑटोट्रोपिक है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स हैं। जो कैसे बैक्टीरिया है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेंगे। जब ये वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और साथ में क्या बनता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया। साथ में ये बोलता है कि जो यू बैक्टीरिया होते हैं वो रिसाइकिल कराते हैं किसे, न्यूट्रिएंट्स को। जो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे क्या कराते हैं, रिसाइकिल कराते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर। कुछ यू बैक्टीरिया होते हैं जो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेचर में देखने को मिलते हैं। अगर हम हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें मोस्ट ये किसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ये एक तरह के डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर का काम है क्या, न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल कराना। क्या काम होता है डिकम्पोजर का, न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल कराना। कुछ सिग्निफिकेंट रोल इनका किस में होता है, ह्यूमन लाइफ में भी जो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया है उनका सिग्निफिकेंट रोल हमें देखने को मिलता है। अब हम ह्यूमन के लिए ये हमारे लिए क्या करते हैं, अगर हमें मिल्क से कर्ड बनाना है, अगर दूध से दही बनाना है तो उसके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल क्या है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो क्या कराता है, जो मिल्क प्रोटीन है उसे डाइजेस्ट करके हमें कर्ड प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स की, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है, बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है। सबसे पहली एंटीबायोटिक्स कौन सी बनाई गई थी, सबसे पहली एंटीबायोटिक्स बनाई गई थी पेनिसिलियम। पेनिसिलियम को बनाने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ी थी, बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ी थी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। और कहाँ जाके करेंगे, लेगुमे। लेगुमे क्या होता है, जो दाल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लेगुमे बोलते हैं। जो दाल के प्लांट होते हैं उनकी रूट के अंदर जाके ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। साथ में जो बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजेनिक नेचर के भी होते हैं और ये क्या करते हैं, ह्यूमन के अंदर, क्रॉप के अंदर और एनिमल्स में या फिर हम बोले पेट्स के अंदर क्या करते हैं, डिजीज़ कोज कर देते हैं। क्या करते हैं, बैक्टीरिया ह्यूमन के अंदर या फिर क्रॉप के में और एनिमल्स में और पेट्स में क्या करते हैं, डिजीज़ कोज कर देते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर जैसी जो डिजीज़ होती हैं इन्हें कोज करता है बैक्टीरिया, कोज करते हैं। सभी डिजीज़ को कोज करने के लिए, मतलब कि एक डिजीज़ को कोज करने के लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होगा, दूसरी डिजीज़ कोज करने के लिए दूसरा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम बात करें बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन मेनली फिजन के थ्रू होता है। सम टाइम अगर इन्हें अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये स्पोर भी बना लेते हैं। ये स्पोर और बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या करते हैं,
अडॉप्टिंग होती है किसकी, प्रिमिटिव टाइप ऑफ जो आरएनए है उसे ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो प्रिमिटिव टाइप का जो डीएनए होता है उसे ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके बाद बात आती है किसकी, माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म के पास क्या होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती और सेल वॉल नहीं मिलने के कारण जो ये ऑर्गेनिज्म है ये बहुत छोटा होता है और साथ में ये क्या करता है, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर लेता है। अकेला माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर लेता है, साथ में ये सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म भी है और इसके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये पैथोजेनिक नेचर के होते हैं, किसके लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। माइकोप्लाज्मा प्लांट्स और एनिमल्स के लिए कैसे होते हैं, पैथोजेनिक नेचर के होते हैं। यहाँ पर हमारा जो मोनेरा है उसकी स्टोरी ख़त्म होती है। हमने अभी तक पढ़ा है जो मोनेरा होता है उसे के 2 पार्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं हम आर्की बैक्टीरिया, दूसरे को बोल देते हैं हम यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया बोलता है मैं हर्ष हैबिटेट पर मिलूँगा, मैं सोल्ट में मिलूँगा, मैं हॉट स्प्रिंग्स पर मिलूँगा और साथ में मैं कहाँ देखने को मिलूँगा आपको, स्नो के अंदर भी मैं आपको देखने को मिलूँगा। सब जगह मेरा नाम अलग अलग होगा। साथ में ये क्या करता है, ह्यूमन में भी देखने को मिलता है। ह्यूमन में ये क्या करता है, मिथेनोजन नाम से बुलाया जाता है और ये मीथेन गैस प्रोड्यूस भी करता है। इसके बाद हमने बात करी थी यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया बोलता है मैं ट्रू बैक्टीरिया हूँ। साइनो बैक्टीरिया, इसमें एक एग्जांपल दिया था, साइनो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल ए रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लू ग्रीन कलर के लिए। जो साइनो बैक्टीरिया होता है वो 3 तरह से अपना खाना बनाता है, एक बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ, दूसरे को बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ और थर्ड को हम क्या बोलते हैं, हिट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ होते हैं वो क्या करते हैं, यूनिसेलुलर होंगे, कॉलोनी की फॉर्म में पाए जाएंगे, फिलामेंटस होंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, मैराइन वाटर में मिलेंगे और टेरेस्ट्रियल में भी मिलेंगे। जो इनकी कॉलोनी होती है उसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, एक शीट पाई जाती है जिसे हम जिलेटेनियस शीट बोल देते हैं। साथ में ये बोलता है कि मैं पॉल्यूटेड एरिया पर घूमता हुआ आपको देखने को मिलूँगा। साथ में साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराएंगे। नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल सेल हैं जिसे हम क्या बोल देते हैं, हिट्रोसाइट्स बोल देते हैं। जो हिट्रोसाइट है ये क्या करती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में हेल्प करती हैं। जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं उन जो 2 बैक्टीरिया के नाम दिए हैं, क्या नाम है, नोस्टोक और एनाबिना। क्या नाम है, नोस्टोक और एनाबिना। नोस्टोक और एनाबिना को याद रखना। 12th क्लास में हम माइक्रोब्स वाला एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर ये हमारे काम आएंगे। आगे चल के कहीं भी अगर नाइट्रोजन के फिक्सेशन की बात आती है वहाँ पर भी इन ऑर्गेनिज्म या फिर इन बैक्टीरिया को हम यूज करेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ है वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। जब ये एटीपी बनाते हैं तो उससे कुछ एनर्जी भी रिलीज होती हैं। साथ में ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल कराने का काम करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हिट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया की। बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलते हैं, डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। ह्यूमन के लिए भी ये बेनिफिशियल है। ह्यूमन के लिए क्या करते हैं, दूध से दही बना देते हैं, एंटीबायोटिक्स बनवा देते हैं और जो दाल वाले प्लांट होते हैं उनकी रूट में जाके नाइट्रोजन का फिक्सेशन करा देते हैं। साथ में जो यू बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, पैथोजेनिक नेचर के होते हैं। पैथोजेनिक नेचर के ये ह्यूमन के लिए भी होते हैं, क्रॉप के लिए भी होते हैं, एनिमल्स के लिए भी होते हैं और पेट्स के लिए भी होते हैं। ये डिजीज़ कोज करते हैं कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस और सिट्रस कैंकर।
जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन मेनली किस होता है, बाय फिजन के थ्रू होता है। कभी इसे अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये क्या कर लेता है, स्पोर बना लेता है। अगर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डीएनए, जो बैक्टीरिया होते हैं अगर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है तो प्रिमिटिव टाइप का जो डीएनए है उसे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा क्या था, सेल वॉल नहीं पाई जा रही थी, सबसे छोटा लिविंग सेल है, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है। साथ में बहुत सारे माइकोप्लाज्मा ऐसे होते हैं जो पैथोजेनिक नेचर के होते हैं, एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें बात करेंगे, किसके बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में। तब तक आप मोनेरा के बारे में पढ़ लीजिए और इसके कुछ क्वेश्चन भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगी।